जब मैं 2021 में कोविड केसेस बढ़े, अधिकतर लोग वर्क फ्रॉम होम के लिए वापस आए घर, उनमें से मैं भी एक था। और कैसे रणनीति क्या बनाई आपने? देखिए, पहली बात तो इसका बहुत बड़ा श्रेय मेरी वाइफ को जाता है, क्योंकि उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। मैंने क्लासरूम नहीं लिया क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं था। मैं उस समय वर्क फ्रॉम होम कर रहा था। काम कर रहे थे। जैसे मैंने फेसबुक अकाउंट डिलीट किया। अच्छा, डिलीट कर दिया आपने? जी, मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट किया। मैंने बस यूट्यूब इसलिए रखा क्योंकि उसमें कंटेंट्स आता था जो रेलिवेंट होता था। क्या चीज़ें पूछी जाती हैं इंटरव्यू में मेनली? करंट अफेयर्स वगैरह पूछे जाते हैं, कुछ आपसे एनालिटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नमस्कार, जेपीएससी का रिजल्ट बाहर आ चुका है। आप सभी अब तक कई कैंडिडेट्स के इंटरव्यूज़ देख चुके होंगे जो इस परीक्षा को पास करके एक बेहतर रैंक ला चुके हैं। हमारे साथ भी एक ऐसे ही कैंडिडेट हैं जिनका 20 रैंक आया है। हमारे साथ राजेश जी हैं जो कि गोमिया के रहने वाले हैं और कॉरपोरेट की नौकरी को छोड़कर अब अपने राज्य, अपने लोगों को सर्व करने के लिए अपने राज्य वापस आ चुके हैं। राजेश जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपने झारखंड का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम क्रैक किया है और अपने लोगों के लिए आप अपने राज्य वापस आए हैं। आप कॉरपोरेट में काम किए हैं। पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी अच्छा लग रहा है कि रिज़ल्ट आ चुका है और मेरे से बाकी और अभ्यर्थी जो इस रिज़ल्ट का बेसब्री से वेट कर रहे थे, उनको एक रिज़ल्ट मिला और काफ़ी खुश हूँ। थैंक यू। अभी आपका 20 रैंक आया है, कौन सी सर्विस मिलेगी आपको? ये तो झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एज जैसे रिज़ल्ट में आया है। अब एग्जैक्टली क्या मिलेगा वो तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन इसी के अंतर्गत जो भी सेवाएं होती हैं उसमें से बीडीओ या सीओ या फिर कुछ इक्विवेलेंट मिल सकता है। आपको रैंक मिलेगा। रिजल्ट तो आ चुका है। अब कई बहुत से अभ्यर्थी हैं, सबकी अपनी अपनी कहानी होती है। आपकी कहानी क्या है? आपके बारे में लोग जानना चाहें तो आप अपनी कहानी बताइए। देखिए, जैसा कि आपने बताया कि मैं गोमिया से हूँ, बोकारो से हूँ, तो मेरा जन्म गोमिया बोकारो में हुआ है। मेरी प्रारंभिक शिक्षा पिट्स मॉडर्न स्कूल गोमिया से हुई है। उसके बाद मैंने सेंट जेवियर्स से बीसीए किया, फिर मैं गीतम यूनिवर्सिटी से एमबीए किया हूँ। उसके बाद मैंने 12 साल बैंकिंग सेक्टर में काम किया है। आप बहुत जल्दी फास्ट फॉरवर्ड में बता दिए। 12 साल समय बीत गया। आपका जन्म गोमिया में हुआ, फिर आप प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद रांची चले आए, जेवियर। जी। अच्छा, और उसके बाद फिर रांची के बाद कहाँ पढ़ने गए? उसके बाद मैं गीतम यूनिवर्सिटी, जो आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में पढ़ता है, हायर एजुकेशन के लिए आप वहाँ गए? जी। और फिर मैंने HSBC ज्वाइन किया, जो मेरी पहली कंपनी थी, और वहाँ मैं 10 साल काम कर चुका हूँ। और उसके बाद मैं अर्नस्ट एंड यंग 2 साल काम कर चुका हूँ, और अभी मैं रिसेंटली कैपजेमिनी में कार्यरत था, जहाँ मैं रिज़ाइन कर चुका हूँ, लेकिन वो रिज़ल्ट आने के बाद। और हाँ, उसके बाद अभी ये जेपीएससी का रिज़ल्ट आया है, तो मैं उसके लिए आगे बढ़ना चाहूँगा। इस बीच आपको आपका एक्सपीरियंस बैंकिंग सेक्टर में इतना 12 साल का एक्सपीरियंस रहा, क्या तब से ही आपके मन में जेपीएससी या फिर सिविल सर्विसेज को लेकर के एक कसक थी कि मुझे इस सर्विस में जाना है? कब शुरू हुआ ये सिलसिला सिविल सर्विसेज में आने का? देखिए, मैं शुरू से तो इसकी तरफ इंक्लाइंड नहीं था। मैंने ज़्यादा एक्सप्लोर भी नहीं किया कि जेपीएससी क्या करिकुलम होता है वगैरह वगैरह। लेकिन जब मैं 2021 में कोविड केसेस बढ़े, अधिकतर लोग वर्क फ्रॉम होम के लिए वापस आए घर, उनमें से मैं भी एक था। तो मैंने जब अपने घर और चारों तरफ की स्थिति देखी, तो मुझे लगा कि जो मैं काम कर रहा हूँ उससे शायद मैं इनडायरेक्टली इन लोगों की हेल्प कर सकता हूँ और अपने आसपास के लोगों की हेल्प कर सकता हूँ। लेकिन उसी दौरान जब मैंने और भी विकल्प सोचने का कोशिश किया, तो मुझे सिविल सर्विसेज लाइन एक ऐसा विकल्प दिखा जिसमें मैं डायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ और एक बहुत हाई लेवल पे कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। मतलब कोविड ने, कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनकी लाइफ में पॉजिटिवली इम्पैक्ट किया है कोविड का। जी, इसको एक बोल सकते टर्निंग हैं, पॉइंट। जी कह सकते हैं ऐसा। कैसे आपने तय किया कहाँ पढ़ना है, क्या पढ़ना है, और कैसे रणनीति क्या बनाई आपने? देखिए, पहली बात तो इसका बहुत बड़ा श्रेय मेरी वाइफ को जाता है, क्योंकि उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। उन्होंने मुझे कोचिंग संस्थानों के बारे में भी बताया जो रांची में हैं, और इन सब संस्थानों का रिसर्च करते हुए मुझे उड़ान का पता चला, जो मैं उसके बारे में मैंने पढ़ा, रिजल्ट्स देखे, और मुझे काफ़ी पॉजिटिव लगा। उनका जो स्ट्रक्चर था, पढ़ाने का तरीका था, ऑप्शंस अवेलेबल जो थे, लाइक ऑफलाइन ऑनलाइन थे। मैं ऑनलाइन ही कर सकता था क्योंकि मैं उस समय भी काम ही कर रहा था।
और मुझे स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा लगा। उनके गाइडेंस जब मैं पहली बार उनसे मिलने आया और अभी तक में जो एक सिस्टमैटिक गाइडेंस मिला है वो काफ़ी हेल्पफुल रहा है। आपने ऑनलाइन पढ़ाई की है पूरी जीपीएससी की? जी मैंने आपने क्लासरूम नहीं, मैंने क्लासरूम नहीं लिया क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं था। मैं उस समय वर्क फ्रॉम होम कर रहा था, काम कर रहे थे आप? मुझे यही लेना पड़ा। तो कई लोग कहते हैं कि नहीं, ऑनलाइन ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है, तो आपने कैसे इस चीज़ को माना या फिर खुद को मनाया कि नहीं ऑनलाइन भी, क्योंकि आप जब पढ़ाई किए होंगे 12 साल पहले जब आपने ट्राई किया होगा तब ये चीज़ें नहीं थी, कैसे ट्रस्ट आया कि ऑनलाइन भी अच्छा कर सकते हैं? जी बिल्कुल, जब मैं पहले पढ़ाई किया हूँ तो सारे ऑफलाइन क्लासेस हुए हैं, लेकिन जब मैं बैंकिंग सेक्टर में भी था तो बहुत सारी चीज़ें हमें ट्रेनिंग लेनी होती हैं जो ऑनलाइन ही होता है मोस्टली। बहुत सारी चीज़ें हमें ऑनलाइन पढ़नी पड़ती हैं ताकि हम अप टू डेट रहें। तो मेरे लिए इजी था, लेकिन मेरा ये भी मानना है कि ऑफलाइन कोर्सेज़ को कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता है। क्लासरूम क्लासेस हमेशा बेस्ट मानी जाती हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस भी इक्वली बेटर हैं। वो ये डिपेंड करता है आप उसको कैसे यूटिलाइज़ करते हैं। यूटिलिटी स्टूडेंट जो पढ़ रहा है उस पर भी निर्भर करता है कि वो ऑनलाइन से पढ़े या फिर ऑफलाइन से, पढ़ने वाले पर भी निर्भर करता है ये चीज़। जी मैं तो अभी भी सजेस्ट करूंगा, अगर आपके पास ऑप्शन हो तो आप ऑफलाइन ही पढ़ें, क्योंकि क्लासरूम का एक एनवायरनमेंट होता है जो ऑनलाइन कभी रिप्लेस नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन ना हो तो आप बस इसलिए ना पढ़ें कि आप ऑफलाइन नहीं ले सकते हैं, आपको ऑनलाइन आना पड़ रहा है। ऑनलाइन भी आप आएंगे, आप कोर्सेज लेते हैं, आप उनके नोट्स पढ़ते हैं, साथ ही साथ आप बुक्स रेफ़र करते हैं और आपको एक सेक्लूडेड एनवायरनमेंट मिलता है घर में, जो शायद कहीं ना कहीं मेरे लिए हेल्पफुल था कि मैं एक कन्फाइंड था अपने डेस्क में, जहाँ मैं अपने बुक्स के साथ पढ़ता था, नोट्स के साथ पढ़ता था, वीडियोस देखता था। मेरे पास सारे ऑप्शन एक साथ अवेलेबल थे, तो एक एडवांटेज था। घर का कैसा माहौल था? आपके घर में कौन कौन लोग हैं, कैसा पूरा माहौल रहता है? आपकी तैयारी को लेकर कैसा, उनको भी शौक लगा होगा, मैं जैसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि टोटली अपना फील्ड चेंज करना, कैसा शौक था या फिर क्या एनवायरनमेंट था? देखिए मेरी मम्मी तो काफ़ी एजेड हैं, तो उनको इनके बारे में ज़्यादा पता नहीं है। बाकी फैमिली में मेरे भैया भाभी हैं और मेरी वाइफ हैं, उन लोगों को पता था, वो काफ़ी सपोर्टिव रहे हैं। जहाँ जहाँ मुझे हेल्प मिल सकता था उन्होंने कभी भी मुझे इसके लिए ये नहीं किया। मैं जब भी हेल्प की ज़रूरत थी मुझे मिला है और काफ़ी मोटिवेशन मिला है, और वो ये बहुत बड़ा फैक्टर रहा है मेरे रिज़ल्ट में, क्योंकि जब आप पढ़ते हैं तो आपको बहुत लोगों की सपोर्ट चाहिए होती है ताकि आप कंटिन्यूसली पढ़ सकें, स्मूथ रहे हर चीज़। तो उसमें काफ़ी बड़ा योगदान मेरे भैया भाभी, मेरी माँ को, जिनको पता तो नहीं था लेकिन वो बाकी सब चीज़ों का ख्याल रखती थी कि मैं समय पे खा रहा हूँ कि नहीं, या फिर मैं रेस्ट ले रहा हूँ या नहीं। वो हमेशा बीच बीच में टोकते रहती थी। तो सभी का मिला जुला इसमें योगदान रहा है। हमारे जो दर्शक देख रहे होंगे, सबके मन में एक सवाल होता है कि जो सिविल सर्विसेज की तैयारी होती है, इसमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कितना ज़रूरी होता है? क्योंकि मैंने आपसे जो बातचीत किया, आपने कहा कि आपने जॉब नहीं छोड़ा था, मतलब आप फाइनेंशियली स्टेबल थे। तो ये कितना ज़रूरी है फाइनेंशियली स्टेबल रहना इन तैयारियों को लेकर? देखिए अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं तो ये काफ़ी हेल्प करता है आपको, क्योंकि आपको बहुत सारे बुक्स खरीदने पड़ते हैं, बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह खरीदने पड़ते हैं। तो उसके लिए अगर आपके पास फंड्स हैं तो काफ़ी हेल्पफुल होगा। लेकिन वो कहीं भी बॉटलनेक या एक रुकावट के जैसा मैं नहीं मानता हूँ। एज़ लॉन्ग एज़ आपके फैमिली या रिलेटिव्स आपको हेल्प करने के तैयार हो। बहुत सारे ऐसे भी केसेस मैं जानता हूँ जहाँ पे जब किसी ने हेल्प नहीं किया तो लोगों के फ्रेंड्स ने हेल्प किया है ताकि वो पढ़ पाएँ और आगे बढ़ पाएँ। तो फिनेंशियली स्टेबल रहना इम्पॉर्टेंट है। सोशल मीडिया का दौर चल रहा है, हर कोई इंटरनेट पर है। हमारे जो कई लोगों की दादियाँ अब रील देख रही हैं, मतलब इतना सोशल मीडिया का असर हो गया कि बच्चे से लेकर बूढ़े सभी इंटरनेट पर हैं और टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपने खुद को क्या इंटरनेट पर आप रखते थे खुद को, या फिर खुद को सेव करते थे इन चीज़ों से? देखिए पहला कुछ चीज़ें मैंने की हैं, जैसे मैंने फेसबुक अकाउंट डिलीट किया। अच्छा, डिलीट कर दिया आपने? जी, मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट किया। मैंने बस यूट्यूब इसलिए रखा क्योंकि उसमें कंटेंट्स आता था जो रेलेवेंट होता था जेपीएससी प्रिपरेशन के लिए। तो इसी वजह से मैंने यूट्यूब रखा, बाकी चीज़ों को हटाया। और हाँ बिल्कुल ये थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्ट करता है लोगों को, लेकिन ये मैटर करता है कि आप उसका सही उपयोग करें। मुझे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रहा था इसलिए मैंने डिलीट किया, क्योंकि मैं शायद उधर ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगा था।
तैयारी करते हुए, तो मुझे लगा कि मुझे डिलीट कर देना चाहिए और मैं पूरी तरह फोकस अपना तैयारी की तरफ लाना चाहता। ईजी तो नहीं रहा होगा ये चीज़? ईजी नहीं था, लेकिन मैं सोचता था कि ये करना ही होगा, तभी मैं आगे बढ़ सकता हूँ। अगर मैं इन छोटी छोटी चीज़ों पे लगा रह गया तो शायद मैं जो गोल अचीव करना चाहता हूँ मैं वो गोल अचीव नहीं कर पाऊँगा। तो बहुत हार्ड विल चाहिए इन चीज़ों के लिए। जी, एक विल चाहिए, हार्ड विल चाहिए। अगर आप एडिक्ट हैं तो अगर आप सोशल मीडिया एडिक्ट हैं तो आपको हार्ड विल चाहिए इनको छोड़ने के लिए। मैं अपने आप को एडिक्ट तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ, मैं स्पेंड करता था टाइम, तो उसको कट डाउन करने के लिए मैं थोड़ा अपने आप को समझाया खुद से कि मुझे इसमें टाइम स्पेंड नहीं करना है। उसकी जगह मैं अपने कोर्सेज़ को रिवाइज़ करूँगा, मैं जो पढ़ रहा हूँ उसको पढ़ता हूँ। चूँकि आप सफल अभ्यर्थी हैं तो आपकी बात लोग ज़्यादा मानेंगे। मैं आपसे ये चीज़ पूछ रहा हूँ कि कई लोग फिर भी खुद को कन्विंस करते हैं कि नहीं, सोशल मीडिया से हमें न्यूज़ मिल रहा है, हम अप टू डेट हैं, करंट अफेयर्स हमारा बेहतर होगा। ये सभी चीज़ें आपके मन में आई थी क्या? देखिए, मुझे लगता है करंट अफेयर्स का सबसे बढ़िया सोर्स न्यूज़पेपर्स हैं और बहुत सारे मैगज़ीन्स आते हैं जो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ में आता है, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली वगैरह। वो बहुत बढ़िया सोर्स है अगर मुझे करंट अफेयर्स समझना है, बैक डेटेड या फिर करंट में। इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह में आपको फ़िल्टर करना आना होगा फिर, क्योंकि बहुत सारे फेक न्यूज़ होते हैं, बहुत सारे ऐसे न्यूज़ होते हैं जो आपके काम की नहीं है। तो अगर आप वो फ़िल्टर करना जानते हैं, उस पर टाइम स्पेंड करना जानते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन फिर आपके साथ ये रिस्क रहेगा कि आप उस पर ज़्यादा समय गुजार देंगे। अननेसेसरी चीज़ों पे आप ज़्यादा ध्यान बिताएंगे जो कि बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं है आपके प्रिपरेशन के लिए। जी बिल्कुल। कितना समय पढ़ते थे आप? ये तो सबका सवाल रहता है। देखिए, शुरू में जब मैं पढ़ाई शुरू किया था तो मैं 7-8 घंटे पढ़ता था। 7-8 घंटे जॉब के अलावा? मैंने जॉब की, हाँ, मैंने ट्राई करता था, फिर मैंने बाद में जॉब भी छोड़ी है। जब पीटी का रिज़ल्ट आया तो मैंने जॉब छोड़ी है ताकि मैं मेंस में फुली फोकस रह पाऊँ। तो शुरू में मैंने 7-8 घंटे पढ़ाई किया, लेकिन मुझे लगा कि शायद थोड़ा कम पड़ रहा है, तो मैंने अपने शेड्यूल को थोड़ा मैनेज करके उसको 10-12 घंटे भी खींचा है, क्योंकि मेरी ये पहली अटेम्प्ट थी। मुझे ज़्यादा पता नहीं था कि कितना सिलेबस है, कितने डेप्थ में पढ़ना है, तो मैं सोचा मैं बस पढ़ता हूँ, देखते हैं क्या क्वेश्चंस आते हैं और कैसे मुझे उसको आंसर करना है। लेकिन मैं अपने आप को तैयार करने के लिए धीरे धीरे अपना टाइम पीरियड बढ़ाता था। कभी कभी 12 घंटे ऐसा गुजर जाता था एक दिन में। तो पहले अटेम्प्ट में आपने एग्ज़ाम क्रैक कर लिया। क्या नुस्खा आपने आजमाया? स्टूडेंट्स को जो अभी देख रहे हैं वीडियो, जो लोग असफल भी हो गए हैं और जो लोग नए लोग तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या आपके पास तरकीबें हैं पढ़ने के लिए? देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहला चीज़ तो आप बुक्स पे ज़्यादा कंसंट्रेट करें, क्योंकि बुक्स सबसे बढ़िया सोर्स होता है नॉलेज का। और जब भी आप बुक से पढ़ें तो आप बुक के लैंग्वेज में ना लिखकर अपने लैंग्वेज में उसका एक छोटा छोटा सिनॉप्सिस बनाएं। जो आप यहाँ उड़ान के संस्थान में मुझे ये हिदायत मिली थी, जो मेरे काफ़ी काम आया, क्योंकि जब आप लास्ट फ्यू डेज़ में होते हैं एग्ज़ाम के पहले, तो वहाँ पे ये सिनॉप्सिस, ये शॉर्ट नोट्स ही काम आता है। आप पूरा नोट्स नहीं पढ़ सकते एक साथ। तो मेरे लिए काफ़ी कारगर सिद्ध हुआ कि मैं जो भी पढ़ता था मैं उसका एक क्विक सिनॉप्सिस, एक शॉर्ट नोट बनाता था शॉर्ट हैंड के साथ, ताकि मैं उसको रेफ़र कर सकूं एग्ज़ाम्स के कुछ दिन पहले, और मैं वही पढ़ के ही जाता था। और कुछ चीज़ें हिट बैक करती थी, कुछ नहीं करेंगी, जो फैक्ट है। सारी चीज़ें आप यार रिकॉल नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये एक पार्ट एंड पार्सल ऑफ प्रिपरेशन है। इस तैयारी के दौरान कौन सी बेहतर किताबें या मटेरियल आपको बेहतर लगा, जो कि सबसे यूज़फुल रहा आपके लाइफ में तैयारी के दौरान? वो ज़रा गिनतियों में बताइए। देखिए, जो भी बुक्स रेकमेंड किए थे अरुण सर ने और उड़ान संस्थान से किया गया था, मैंने एक्चुअली उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया। मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं उड़ान संस्थान से जुड़ा हुआ हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने उसको किया है। मैं स्ट्रिक्टली वही बुक्स फॉलो किया। एक दो नाम किताब के हमें बताइए, दर्शकों को भी। जैसे पहली तो झारखंड की किताब उड़ान पब्लिकेशन से ही है। हाँ, उसको मोस्टली पीटी के लिए यूज़ किया मैंने, और बाद में झारखंड के जो नोट्स मिलते थे, क्योंकि अगर आप देखेंगे मार्केट में तो झारखंड का बहुत सारा बुक्स अवेलेबल नहीं है, और मेरी मीडियम इंग्लिश थी तो इंग्लिश में तो बहुत ही कम है, हिंदी में ही मिल पाता है अगर कुछ मिल पाता है। इंटरव्यू को लेकर काफ़ी डरे हुए रहते हैं सभी छात्र कि इंटरव्यू कैसा होता है, क्या सवाल आते हैं उसमें, क्या चीज़ें पूछी जाती हैं इंटरव्यू में मेनली? देखिए, सवालों की डिटेल में मैं नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन मोस्टली जो नॉर्मल इंटरव्यू का स्ट्रक्चर होता है, जहाँ पे आपको कुछ स्टैटिक
करंट अफेयर्स वगैरह पूछे जाते हैं, कुछ आपसे एनालिटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको एक सिचुएशन में डाला जाता है और आपसे पूछा जाता है कि आप कैसे उसको हैंडल करेंगे। तो मोस्टली एक्सपेक्टेशन ये होता है कि आप अपना जो स्किल्स है, वेदर आपने पढ़ाई के ज़रिए वो हासिल किया हो या फिर काम करते हुए हासिल किया हो, आप उसको वहाँ पे शो करिए, आप दिखाइए कि हम इस सिचुएशन में मैं अपने किन किन स्किल्स को यूज़ करके मैं कैसे हैंडल करूँगा। ऑब्वियसली उनका एक्सपेक्टेशन है कि आप पॉजिटिवली देखें हर चीज़ को, और ये कोशिश करें कि हम बेस्ट से बेस्ट तरीके से किसी भी सिचुएशन में जब हम पहुँचें या फिर उस सिचुएशन में हम आएँ तो हम उसको हैंडल कर पाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। जी, थैंक यू सो मच। शुक्रिया। तो अभी आप जेपीएससी के 20वें रैंक होल्डर को सुन रहे थे, जिनकी स्टोरी गोमिया से शुरू होती है, बेंगलोर जाती है और वापस अपने गृह जिले झारखंड को वापस आती है, और एक ही उम्मीद के साथ कि अपने राज्य को भी ये डेवलप करना चाहते हैं, जिसका माध्यम अब जेपीएससी होने वाला है। आप बीडीओ बन के जाएंगे, सीईओ बन के जाएंगे और तमाम जो चुनौतियां जो राज्य इस वक्त झेल रहा है उन्हें का समाधान करने का प्रयास करेंगे। शुक्रिया।